भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहरी जड़ें हजारों साल पुराने ग्रंथ में छिपी हुई हैं। तो आज हम उसी ग्रंथ नाट्य शास्त्र के पन्ने पलटेंगे और संगीत के उस बुनियादी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे जिसने सदियों से हमारी धुनों को आकार दिया है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो तस्वीर है ना, इसे संगीत की दुनिया का एक आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट समझिए। यही हमारा वो नक्शा है जो हमें नाट्य शास्त्र के संगीत से जुड़े अध्यायों की यात्रा पर ले जाएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं सबसे ऊपरी परत से, यानी कि एक पूरे के पूरे गीत की बनावट से, जैसा कि हमारे इस नक्शे के पहले अध्याय में बताया गया है। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि नाट्य शास्त्र सबसे पहले ये नहीं बताता कि गाना कैसे बनेगा, बल्कि ये बताता है कि गाना क्यों बनेगा। मतलब संगीत का असली मकसद है भावनाओं को, भाव को जगाना, और इसके लिए सिर्फ दो ही चीजें सबसे जरूरी हैं, स्वर और लय। अच्छा, तो अब जब हमने पूरे गीत को समझ लिया है, तो चलिए अब इसे इसके सबसे छोटे, सबसे बुनियादी हिस्सों में तोड़कर देखते हैं, यानी कि सुरों में। इसको ना ऐसे समझिए, अगर स्वर संगीत की इमारत की ईंटें हैं, तो श्रुति वो बारीक मसाला है जो उन ईंटों को जोड़ता है। यही वो छोटे छोटे सुरों के अंतर हैं जो भारतीय संगीत को उसकी एक अलग, एक अनूठी पहचान देते हैं। और ये है वो जादुई संख्या 22। भारतीय शास्त्रीय संगीत में 22 अलग अलग सूक्ष्म अंतराल या कहिए श्रुतियों को माना गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही वो खूबी है जो संगीत में इमोशंस की गहरी और बारीक परतें बनाना मुमकिन करती है। तो अध्याय 29 में हमें क्या मिलता है? सबसे पहले तो वो 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी। फिर आता है 22 श्रुतियों का सिद्धांत, और साथ ही ये भी बताया गया है कि कैसे इन्हीं स्वरों के शुद्ध यानी अपने असली रूप और विकृत यानी थोड़े बदले हुए रूप भी होते हैं जो संगीत में और रंग भरते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सुर तो आ गए, पर इनको एक सिस्टम में कैसे रखें? यहीं पर एंट्री होती है ग्राम की, एक ऐसा फाउंडेशनल स्ट्रक्चर जो इन सुरों को एक ढांचे में पिरोता है। आइए देखते हैं ये क्या है। ग्राम को आप एक तरह से एक मास्टर की जैसा समझ सकते हैं, मतलब एक ऐसा बुनियादी सांगीतिक ढांचा जिससे कई अलग अलग मधुर ताले खोले जा सकते हैं। ये संगीत की नींव है। नाट्य शास्त्र में 2 मुख्य ग्रामों का जिक्र है, षडज और मध्यम ग्राम। असल में ग्राम का काम ये तय करना है कि 7 स्वरों के बीच कितनी कितनी श्रुतियों का फासला होगा, और इसी फासले से हर ग्राम का अपना एक अलग मोड या कैरेक्टर तय होता है। तो अब हमारे पास एक बेसिक स्केल यानी ग्राम है। अब देखते हैं कि इससे अलग अलग अनोखी धुनें कैसे तैयार की जाती हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है। भाई, एक ही स्केल से अनगिनत धुनें कैसे बन सकती हैं? इसका जवाब हमें अगले कॉन्सेप्ट में मिलता है, जिसे कहते हैं मूर्छना। देखिए, प्रक्रिया बहुत लॉजिकल है। सबसे पहले एक फाउंडेशनल स्केल यानी ग्राम लेते हैं, फिर उससे एक मूर्छना बनाते हैं जो कि सुरों का एक सिस्टमैटिक उतार चढ़ाव है, और वही आगे चलकर एक राग का आधार बन जाता है। और यहीं से संगीत की असली विविधता का दरवाजा खुलता है, क्योंकि हमारे पास 2 मुख्य ग्राम हैं और हर ग्राम अपनी 7 अलग मूर्छनाएं बनाता है, जिससे मधुर धुनों का एक विशाल संसार हमारे सामने खुल जाता है। अब चलिए क्लासिफिकेशन की एक और लेयर के अंदर चलते हैं, जिसे जाति कहते हैं। ये धुनों में और भी स्पेसिफिक नियम और कैरेक्टर जोड़ता है। नाट्य शास्त्र में कुल 18 तरह की जाति बताई गई हैं। इनको आप आज के जो आधुनिक राग है ना, उनका एक तरह से पूर्वज समझ सकते हैं। तो जाति जो है वो मूर्छना से एक कदम आगे का एक ज्यादा परिष्कृत म्यूजिकल स्ट्रक्चर है। इसमें बाकायदा नियम होते हैं कि कितने स्वर इस्तेमाल होंगे, और सबसे जरूरी बात, किस रस या इमोशन को जाहिर करने के लिए कौन सी जाति गानी चाहिए। अभी तक हमने सुर, स्केल और धुनों की बात कर ली, लेकिन ये सब अधूरे हैं एक आखिरी चीज के बिना जो इन सब में जान डालती है, और वो है लय। ताल को संगीत की धड़कन समझिए, उसका दिल। ये समय को एक साइकिल में बांधता है, और वाद्य यानी साज वो जरिया है जिनसे ये ताल और संगीत दोनों ही जिंदा होते हैं। और देखिए, नाट्य शास्त्र में मृदंग और वीणा जैसे साजों का भी जिक्र मिलता है। ये दिखाता है कि उस जमाने में भी सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस से जोड़ना कितना जरूरी माना जाता था। नाट्य शास्त्र ताल के स्ट्रक्चर को भी बड़े विस्तार से बताता है। इसमें लघु, गुरु और प्लुत जैसी यूनिट्स का जिक्र है, जो आज भी भारतीय संगीत में ताल की गिनती का आधार हैं।
और हमारा ये पूरा सफर हमें इस एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने एक पूरे गीत से शुरुआत की और उसकी लय की धड़कन तक पहुंचे। ये सोचना वाकई में हैरान करता है कि कैसे ये सिद्धांत जो सदियों पहले लिखे गए आज भी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के संगीत में कहीं न कहीं गूंज रहे हैं।